हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के अपने नए टॉपिक के बारे में, जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। यह आपको सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलने ही वाला है। तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह स्टडी जीएस एजुकेशन के नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। हम वहाँ पर क्यूज़ भी चला रहे हैं, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो यहाँ पर बात करते हैं सम्स इन्फिनिट फैक्ट के बारे में, जो राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं वो संस्थापक हैं इसके एयू होम इसके संस्थापक रहे हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो ये भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, भारतीय ब्रिटिश सिविल सेवा के सदस्य रहे हैं। और जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो रहे हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हैं प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर स्थान की बात करते हैं, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, जो इसकी स्थापना की गई थी बम्बई में। बम्बई में गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और इससे पहले जो इसकी प्रस्तावित बैठक थी वो जो है पुणे में थी, लेकिन पुणे में जो है प्लेग के फैलने के कारण जो इसकी जो बैठक की गई थी वो की गई थी बम्बई में। जिसकी बात करते हैं इसके नामकरण के बारे में, उसका नामकरण किया गया था दादाभाई नौरोजी द्वारा। और उसका जो पूर्ण नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो संघ और कांग्रेस में जो अंतर किया गया था वो दादाभाई नौरोजी द्वारा किया गया था। और कांग्रेस जो शब्द प्राप्त किया था इन्होंने, तो वो अमेरिकी स्वतंत्रता से प्राप्त किया था, अमेरिकी फ्रीडम से यहाँ पर इन्होंने ये प्राप्त किया था कांग्रेस शब्द, जिसका मूल अर्थ होता है लोगों का समूह। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डरफिन, जिनका काल 1884 से 1888 तक दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद लगातार ही इतिहासकारों में रहे हैं। इसमें हम मेनली दो खेमे को देखते हैं। पहला खेमा यह कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो जनता की राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति से इसकी स्थापना की गई। यानी इनका कहना यह है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है यह मूलतः भारतीय राजनीतिक जो पूर्व की जो संस्थाएं थी उनके द्वारा जितना भी काम किया गया था उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। जबकि दूसरा खेमा यह कहता है कि यह मूलतः अंग्रेजी वायसराय थे लॉर्ड डरफिन, तो उनकी मूलतः चाल थी और उन्होंने एयूएम को प्रभावित किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के लिए। तो यहाँ पर दो खेमे में हमेशा बटा हुआ है इतिहासकारों का मत। कुछ ऐसे भारतीय राष्ट्रवादी भी थे जिन्होंने दूसरे पक्ष को अति महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि जो भारतीय जनता में पनपता हुआ जितना भी विद्रोह की भावना थी वो किसी भी रूप में उग्र रूप धारण ना कर ले। तो शांति की इस वास्तु को बिना किसी खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल में ये बाहर निकलना चाहिए। यानी सेफ्टी वाल का जो सिद्धांत था वो भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा दिया गया था, सुरक्षा वाल का यानी सेफ्टी वाल का सिद्धांत। तो कहीं ना कहीं भारतीय एक खेमा भी था जो इस पक्ष को मान रहा था। और लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लॉर्ड डरफिन के दिमाग की उपज बताया। आर.पी. दत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व नियोजित गुप्त योजना का परिणाम बताया। और खुद लॉर्ड डरफिन भी ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। यदि हम बात करते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में, इसमें मात्र 72 ऐसे मेंबर थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। तो कहीं ना कहीं जो वायसराय थे उनको ये लग रहा था कि यह मात्र एक छोटे से समूह या एक ऐसे समूह का जो है संघ होने वाला है जो मात्र
कुछ बुद्धिजीवियों को लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे इसने जनता के साथ अपना सहयोग बढ़ाया और जनता ने इसको भी अपना सहयोग दिया और जनता का समूह ये बन गया था अंत तक आते आते। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल के रूप में की थी, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका उपयोग तड़ित चालक के रूप में किया। हमारे पास दो सिद्धांत है, एक तो सुरक्षा वालों का सिद्धांत है, एक सिद्धांत है तड़ित चालक का रूप। तड़ित चालक का यह सिद्धांत मूलतः भारतीय सदस्य हैं उनके द्वारा भी दिया गया था। उसमें एक कहा गया था कि जो भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं इसका उपयोग तड़ित चालक के रूप में कर रहे हैं, जिसमें आंदोलन पर गिरने वाली जितनी भी सरकारी दमन की जो बिजली थी उसको रोका जा सके। यानी भारतीय सदस्य थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम कर रहे थे, उनको एक सुरक्षा प्रदान करना, यानी जितनी भी उनके ऊपर दमनकारी जो नीतियां थी उनको तड़ित चालक के द्वारा धीरे धीरे उनको समाप्त करना था। तो दो सिद्धांत हमने यहाँ पर देखे। जो पहला सिद्धांत था वो सुरक्षा वालों का था और जो दूसरा सिद्धांत था वो तड़ित चालक था। यहाँ पर हम दो सिद्धांत यहाँ पर देखे हैं। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक उदारवादी जो थे उन्हीं का ही वर्चस्व था और उन्हीं के ही हाथों में पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर थी। तो इनकी मुख्यतः मांगें कौन कौन सी थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने इन्होंने रखी, तो हम वो देखने वाले हैं। इनकी महत्वपूर्ण मांगों में था प्रशासन पर लोकप्रिय नियंत्रण के लिए परिषदों का विस्तार एवं सुधार। जो विधान परिषद थी उनका विस्तार यहाँ पर चाह रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य, और उनका नियंत्रण था वो भी अपने हाथ में लेना चाह रहे थे। और सूती वस्त्रों पर आयात कर लागू किया जाना। हमने पिछली वीडियो पे देखा था जो जितना भी ब्रिटेन से माल आ रहा था उस पर बिना टैक्स के आ रहा था, यानी उस पर टैक्स नहीं था। तो जो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग था वो समाप्त हो रहा था, तो उसी को संरक्षण प्रदान करने के लिए जितना भी ब्रिटेन से माल आ रहा था उस पर टैक्स लगाने की मांग की थी, ताकि उनके भी जो है मूल्य में वृद्धि हो और वो भी भारतीय जो माल है उसको भी थोड़ा संरक्षण प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सैनिक खर्च में कटौती और तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा का विस्तार। क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो सैन्य खर्च अधिक करते थे और सैनिकों को भी बाहर यानी विदेश में भी जाना पड़ रहा था अंग्रेजों के युद्धों को लड़ने के लिए। तो सैन्य खर्च में कटौती का इन्होंने मांग की थी प्रारंभिक उदारवादियों ने, और सामान्य शिक्षा के विस्तार के द्वारा ही ये भारतीय जो शिक्षक थे उनको शिक्षित करना चाह रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव। कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव से यह अंतर था कि कार्यपालिका की जो कार्य पद्धति थी उसको अलग किया जाए और न्यायपालिका के कार्य पद्धति को अलग किया जाए। दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई संबंध ना हो या केवल एक व्यक्ति द्वारा ही इन दोनों कार्यों को ना किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास भारत का होम रूल का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार था जो भारतीय राष्ट्रीय उदारवादियों ने दिया था। तो होम रूल का अधिकार ये मांग कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार से होम रूल के अधिकार की मांग उदारवादियों द्वारा की गई थी। तो अगर हम बात करते हैं उदारवादियों के उद्देश्य एवं कार्यपद्धति के बारे में, तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो लगातार कुछ वर्षों तक तो उदारवादियों का इस पर वर्चस्व रहा, लेकिन धीरे धीरे ही एक दूसरा खेमा था उग्रवादियों का। तो उग्रवादियों का वर्चस्व भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दिखाई पड़ने लगा था। यहाँ पर हम दो खेमे देख रहे हैं, एक है उदारवादियों का खेमा और दूसरा है उग्रवादियों का खेमा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित कर रहे थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उग्रवादियों के मुख्य उद्देश्य और स्वराज्य और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग इन्होंने कैसे कैसे यहाँ पर की। तो हम बात करते हैं उग्रपंथियों के उद्देश्य के बारे में। तो इनका जो कार्य पद्धति थी वो थी निष्क्रिय विरोध, अर्थात सरकारी सेवाओं, न्यायालयों,
स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करना। यानी इनकी जो मूल पत्ती थी वो थी असहयोग आंदोलन, इन्होंने यहाँ पर चलाया था। तो असहयोग के द्वारा ही इनकी जो है कार्यपद्धति को आगे चल रहे थे लेकर के। दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्वदेशी को बढ़ावा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 1905 में इसी की परिणति थी कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में। और राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा नए राष्ट्र का निर्माण, ये मूलतः जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसको नकार रहे थे और जो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा ही नए राष्ट्र के निर्माण की ओर इनका विचार था। और सांस्कृतिक जगत में उचित प्रभाव, सांस्कृतिक जगत में उचित प्रभाव से संबंधित ये है कि जैसे तिलक एक उग्रवादी नेता थे, तो उन्होंने ही भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव को मनाया था। तो ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जगत में एक इनका प्रभाव था, ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया जा सके। तो उग्रवादियों के उद्देश्य एवं कार्यपद्धति के बारे में इतना हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि उग्रपंथ का विकास कैसे कैसे हुआ और इसके जो नेता थे वो किस किस तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।